डे 75 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। इसके अंतर्गत आज का शीर्षक है, पहले अभिभावकों को ही शालीनता का पाठ पढ़ना होगा। इसके पहले हम लोगों ने शीर्षक पढ़ा था कि वाणी से नहीं आचरण से अपने बच्चे का नवनिर्माण करें। यानी हम अपनी बातों को सिर्फ रखते हैं और अपने व्यवहार और आचरण में नहीं उसको तालमेल रखते हैं, तो हमारे बच्चे पे उसका प्रभाव, हमारी वाणी का, हमारे जो भी हम उनको समझाते हैं, उपदेश देते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें गुड़ खाने का एक बहुत बढ़िया उपदेश भी था और एक कहानी भी थी कि एक संत थे, उन्होंने अब एक माँ उनके पास पहुंची कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप कह दो कि ये ना खाए। तो उन्होंने एक 15 दिन का टाइम दिया और 15 दिनों के बाद उस बच्चे को बुलाया और कहा कि गुड़ मत खाना। तो तब लोगों ने सवाल भी किया कि आपको जब यही बोलना था तो आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि तब मैं खुद गुड़ और शक्कर खाता था। तो इस तरह से वो वाणी का प्रभाव मेरा नहीं पड़ता। तो वाणी का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम सच्चे होते हैं, हमारी नीयत सच्ची होती है, हमारे अंदर के जो इरादे होते हैं वो सच्चे होते हैं, हमारे कहने के पीछे जो तथ्य होते हैं उसमें सच्चाई होती है। तो इसलिए वाणी से नहीं आचरण से अपने बच्चों का नवनिर्माण करें। और बच्चे बिल्कुल अपने बड़ों का फॉलो करते हैं तो हम अभिभावक उनके अध्यापक भी होते हैं और हमारा घर उनका पाठशाला भी होता है, प्रथम पाठशाला। तो इस तरह उसी से संबंधित है, पहले अभिभावकों को ही शालीनता का पाठ पढ़ना होगा। विख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर जेम्स बोसार्ड ने अपने जीवन के 40 वर्ष आज के पारिवारिक जीवन की सबसे उपेक्षित समस्या का समाधान निकालने और बच्चों के पालन पोषण की सही रीति नीति के अनुसंधान में लगाए हैं। अपने अनेक प्रयोगों में से एक का निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने लिखा है कि विभिन्न परिवारों के व्यक्तियों द्वारा भोजन के समय की जाने वाली बातचीत के विषय का अध्ययन करते समय मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुल वार्तालाप का 99% से भी अधिक दूसरों की निंदा से संबंधित था। निंदा की यह पद्धति इतनी अधिक प्रचलित है कि शायद इन परिवारों के लोग दूसरों की प्रशंसा में एक शब्द भी ना कहते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, उधार देने वाले दुकानदारों, धोबियों, ग्वालों, सभी की वे निंदा ही निंदा करते हैं। परिवार का यह निंदामय वातावरण अभिभावक की उपेक्षा वृत्ति और लापरवाही के कारण बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर जहर सा खतरनाक असर करता है। ऐसे परिवार के बच्चे अधिकतर समाज विरोधी और क्रोधी स्वभाव के ही हो जाते हैं। ऐसे परिवारों के छोटे बड़े सदस्य साधारण सी बातों पर अपनी तुनक मिजाजी का प्रदर्शन करते रहते हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं। बच्चे भी इन दुष्प्रवृत्तियों का चोरी छुपे अनुकरण करने में गर्व महसूस करते हैं, जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में परिवार में देखते हैं। यहाँ एक्चुअली बताया जा रहा है कि कितना प्रभाव बच्चों पे उसके परिवार के करे नियंत्रण वाले, रीति नीति वाले या फिर कोमल वाले, निंदा वाले, जो भी उनके घर के रीति रिवाज होते हैं, उनके घर के व्यवहार होते हैं, उनके घर के परिवार के सदस्यों के बीच आपस में जो तालमेल होते हैं, उनका प्रभाव बच्चों पे जाने अनजाने पड़ता है। और बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर इसका काफ़ी, अगर अच्छे हो बातचीत की प्रस्तुति हो तो अच्छा प्रभाव पड़ते हैं, बुरे हो या फिर विशेष निंदात्मक प्रवृत्ति वाले हो तो वो भी उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ते हैं। और ऐसे बच्चे प्रायः ऐसे घर के बच्चे क्या होते हैं, तुनक मिजाजी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, उनके स्वभाव क्रोधपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमें खुद शालीनता का पाठ पढ़ना होगा। हमें खुद देखना होगा कि हम अपना आचरण कैसा रख रहे हैं, हम जो ज्ञान जानते हैं उसको आचरण में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 100% परिवारों का यही हाल है। ऐसे भी परिवार हैं जिनके सदस्य अपने शिष्ट और सौम्य व्यवहार से बच्चों के मानसिक विकास में अपना योगदान देते हैं, अपनी आप से बात में उन्हें हिस्सा लेने देते तथा उनका उत्साहवर्धन करते हैं। सुझाव देते हुए डॉक्टर बोसार्ड का कहना है कि अभिभावकों को अपनी बातचीत की पद्धति बदल देनी चाहिए, जिससे बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिल सके। इस बात पर हमेशा ध्यान देना जरूरी है कि हम जो बातें करते हैं उन पर बच्चे भी अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं। भले ही वह विचार अपरिपक्व हो, हमें उन्हें गौर से सुनना चाहिए, अन्यथा उनके विचार सदैव के लिए अपरिपक्व ही रह जाते हैं। वही बात है कि सलाह में जैसे भागीदारी होती न, किसी भी तरह का परामर्श हो तो उसमें बच्चों की भागीदारी लेनी चाहिए। भले वो अपना विचार उनका
कुछ भी हो, अपरिपक्व हो, हम मानने ना मानने के लिए आज़ाद होते हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए उनकी बातों को रखने की उन्हें मौका दिया जाए और उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो ही यहाँ पर डॉक्टर बोसार्ड का कहना है कि बातचीत की पद्धति बदल देनी चाहिए। अगर जिस घर में इस तरह के बातचीत होते हैं निंदात्मक, क्योंकि जो बच्चों को स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा और हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम बात करें उस पर हमारे बच्चे भी विचार प्रकट करें, उन्हें मतलब एक स्पेस दें और ताकि उनके ऊपर भी विशेष प्रभाव इसका पड़े। डॉक्टर बोसार्ड का कथन है कि आपको सही तरीका नज़र नहीं आए तो आप उस मशहूर वकील का तरीका अपनाइए जो प्रतिदिन अपनी परिवार गोष्ठी में एक प्रश्न उठाता था। उसकी पत्नी और बच्चे एक एक करके उसका समाधान करने की चेष्टा करते थे। अंत में वह सही उत्तर बताता था। वकील के इस प्रयास से बच्चे की तर्क बुद्धि और ज्ञान का विकास तो होता ही था, आवश्यक निंदाओं और आलोचनाओं की बुरी आदत से भी उनकी अनायासी रक्षा हो जाती थी। एक वकील का उदाहरण देते हुए यहाँ शोधार्थी बता रहे हैं कि जो अपने परिवार गोष्ठी में एक प्रश्न उठाते थे और उसकी पत्नी और बच्चे एक एक करके उसका समाधान करने की कोशिश करते थे, भले वो समाधान 100% वो निकले या ना निकले, लेकिन इससे क्या हुआ, उनकी तर्क बुद्धि विकसित होती चली गई। 8वीं में एवं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की जो अन्य विशेषताएं हैं वह अलग है, पर एटिकेट का शिक्षण अपने आप में एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया है, वो बच्चों के कच्चे मन पर अच्छी तरह जड़ जमाती चली जाती है। आध्यात्मिक शिक्षण, नैतिक मूल्यों के जीवन में महत्ता, जीवन उद्देश्य एवं उसकी गरिमा का ज्ञान उन विद्यालयों में नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चा एकांगी शिक्षा पाता है, मात्र एटिकेट सीख कर रह जाता है। यह शिक्षण पारिवारिक संस्था में अभिभावक भली बातें दे सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि सहज रूप में अपने जीवन क्रम में वे आपस में किस प्रकार बात करते हैं। सीक्वेंस, शिष्टाचार, शालीनता के जीवन में समावेश एक बालक की पोषक आहार की पूर्ति से भी बड़ी आवश्यकता है। बालक की पोषक आहार की पूर्ति से भी बड़ी आवश्यकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आर्मी एवं कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई जो होती है वे अलग हैं, पर एटिकेट का शिक्षण अपने आप में एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया है कि बच्चों के कच्चे मन में अच्छी तरह जड़ें जमाती चली जाती है। और जो नैतिक मूल्य वगैरह जो होते हैं विद्यालयों में नहीं दिया जाता, आध्यात्मिक शिक्षण भी नहीं दिया जाता, लेकिन बच्चा क्या आता है, ओनली क्या करता है, वो अपने सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज वो एक तरह से एकांगी मात्र शिक्षा पाता है। साक्षरता तो उसे मिलती है, शिक्षा तो प्राप्त करता है, पर वो विद्या जो जीवन का मूल विद्या है उसको वो नहीं जान पाता है और एटिकेट सीखकर मात्र वो रह जाता है। एक होता है ना एकांगी, बस वो भौतिक दुनिया की जो पढ़ाई होगी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी हो, बस उतना ही विषयवार जानकर रह जाता है। और यह शिक्षण पारिवारिक संस्था में अभिभावक भली भांति दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं नैतिक मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षण, जीवन की क्या महत्ता है, तुम्हारा खुद का कितना क्या मूल्य है और तुम कितने मूल्यवान हो, ये सब बातें हम प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी बातें बता सकते हैं जो अनौपचारिक होते हैं और स्कूलों में नहीं दी जाती है। यह इस पर निर्भर करता है कि सहज रूप में अपने जीवन क्रम में वे आपस में किस प्रकार बात करते हैं, कितना शिष्टाचार है, कितनी शालीनता है, कितना आपस में तालमेल है। कहीं हम अपने बच्चे को बता रहे हैं तो सिर्फ ऑर्डर तो नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा, सदाचरण के द्वारा उनके सामने प्यार और शालीनता से अपनी बातों को रखें, ताकि बच्चा हमारा सीखे और उसको लगे कि फॉलो करना उतना कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कठिन होता तो हमारे माँ बाप जो है इस तरह से शालीन व्यवहार नहीं करते। आवश्यकता है कि समय रहते परिवारों की इस उपेक्षित समस्या के समाधान के प्रयास आरंभ किया जाए और इसे माता पिता, बड़े भाई बहन अपने स्वयं पर प्रयुक्त करें। तभी हमारी दिनों दिन टूटती बिखरती जा रही परिवार संस्था को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार की इस उपेक्षित जो समस्या है प्राय आज देखने में प्राय घरों में आता है। पहले तो राक्षस एक हुआ करते, तब तो हर मन में एक आसुरी प्रवृत्ति है। शायद यही प्रवृत्ति के कारण कलयुग जो है अपने जड़ जमाए हुए है। तो इसको यदि हम समाप्त करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर जो समाहित है उसको हम उन्मूलन करें और
राम जी ने जैसे रावण को मारने का एक बीड़ा उठाई थी और कई लोग साथ हो गए थे, उसी तरह हम भी जो है सत्य को लाने के प्रयासरत रहे। उसमें एक है नवनिर्माण का, भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करना भी, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के हमारे राष्ट्र के आधार बनेंगे। तो हम अपने घर से ही कम से कम शुरुआत करें, अपने बच्चों के भी अंदर एक ऐसी आंतरिक उल्लास भरे, ऐसी मतलब उनके अंदर निर्माण की गतिविधियां चलाएं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी शालीनता के पाठ के द्वारा, ताकि हमें विशेष मशक्कत नहीं करनी पड़े। क्योंकि बच्चा का स्वभाव ही अनुकरणीय होता है, अपने बड़ों का वो अनुकरण करता है। तो इस तरह हम करके हम पहले घर से ही शुरुआत करें, समाधान करने का प्रयास करें, तभी दिनों दिन जो टूटती बिखरती जा रही है हमारे आपस में जो संबंध है, तालमेल है, उसको पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।